India, Modi will be the next Prime Minister. The BJP is forming the government. 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो देश की राजनीति सिर्फ कांग्रेस के हाथों में थी। नेहरू और पटेल जैसे लोग सत्ता और संघर्ष के चेहरे थे। उस समय भारतीय राजनीति का मतलब ही सिर्फ कांग्रेस हुआ करता था। लेकिन आज़ादी के साथ ही एक ऐसी विचारधारा ने जन्म लिया जिसने कई दशकों बाद इंडिया की पॉलिटिकल इमेज को पूरी तरह से बदल के रख दिया था। आज हम बात करेंगे बीजेपी पार्टी के इतिहास की, जो पार्टी सालों तक हाशिए पर रही, आखिर कैसे उस पार्टी ने लगभग पूरे देश पर अपना राज कर लिया था। ये पार्टी आरएसएस से शुरू हुई, जनसंघ से होते हुए कैसे बीजेपी पार्टी तक पहुंची। बीजेपी पार्टी के इतिहास को समझने के लिए हमें सबसे पहले आरएसएस से ही शुरू करना होगा, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 23 सितंबर 1925 को नागपुर में केशव बालीराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। आरएसएस की विचारधारा मुख्य रूप से हिंदुत्व पर ही आधारित थी। आरएसएस का मोटिव कभी राजनीतिक पार्टी बनाना कभी भी नहीं था, क्योंकि आरएसएस के फाउंडर केशव बालीराम खुद भी कांग्रेस सेवा दल पार्टी के मेंबर थे। उन दिनों में एक हिंदू महासभा नाम का संगठन हुआ करता था, जो बाद में पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गया था। हिंदू महासभा के लीडर चाहते थे कि हेडगेवार भी आरएसएस को किसी पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील कर दें, लेकिन हेडगेवार चाहते थे कि आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने जो सिर्फ नेशनलिस्टिक हो और लोगों के लिए काम करे। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट तब आया जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। कहा जाता है कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे किसी टाइम आरएसएस के मेंबर थे। हालांकि इस बात पर हमेशा डिबेट हुई है कि नाथूराम गोडसे आरएसएस के मेंबर थे भी या नहीं। आरएसएस ने इस बात को हमेशा से डिनाई किया है, लेकिन फिर भी गांधी की हत्या के आरोप में नेहरू सरकार ने इमीडिएटली आरएसएस को पूरे देश में बैन कर दिया। आरएसएस का कहना था कि हमारा नाथूराम गोडसे और गांधी मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी 3 फरवरी 1948 को आरएसएस के चीफ गोलवलकर को मर्डर के आरोप में अरेस्ट कर लिया जाता है और लाल किले में उनके खिलाफ मर्डर के केस का ट्रायल शुरू कर दिया गया। लेकिन आरएसएस का गांधी मर्डर से कोई कनेक्शन साबित नहीं हुआ और गोलवलकर को रिहा कर दिया गया और आरएसएस पर लगा बैन भी हटा दिया गया। गोलवलकर को अब यह महसूस होने लगा था कि आरएसएस को सरकार के दबाव से बचाने के लिए हमें एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, लेकिन वो इस बात के लिए भी बिल्कुल क्लियर थे कि आरएसएस को कभी पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। आरएसएस ने यह महसूस किया कि अगर आरएसएस खुद एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती तो आरएसएस को कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो पॉलिटिकली अपनी आवाज उठा सकें। अब इसमें एंट्री होती है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जो कि हिंदू महासभा के एक्स प्रेसिडेंट भी थे। और आजादी के बाद जब नेहरू के नेतृत्व में पहली अंतरिम सरकार बनी, मुखर्जी उस सरकार में मिनिस्टर थे। बाद में कश्मीर मुद्दे को लेकर असहमति के कारण मुखर्जी ने नेहरू सरकार से रिजाइन कर दिया था। अब मुखर्जी भी चाहते थे कि गोलवलकर आरएसएस को पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट कर दें, लेकिन आरएसएस के चीफ ने हमेशा की तरह इस बार भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और गोलवलकर की इस बात पर सहमति बन गई कि आरएसएस को पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करने की बजाय आरएसएस के मेंबर मुखर्जी के साथ मिलकर एक नई पार्टी जरूर बना सकते हैं। अब आरएसएस की सपोर्ट से 5 मई 1951 को कोलकाता में मुखर्जी ने नई पार्टी की नींव रखी, जिसका नाम रखा गया जनसंघ। मुखर्जी शुरू से ही चाहते थे कि अगर इंडिया में लोकतंत्र को बचाना है तो इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्टी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उस समय में कांग्रेस ही सिर्फ एक डोमिनेट पार्टी थी। लगभग सभी पार्टियों के मर्ज के बाद भारतीय जनसंघ कांग्रेस के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। अब टाइम था आजाद भारत में सबसे पहले जनरल इलेक्शन का। देश में कुल 26 राज्यों की 489 सीटों पर चुनाव करवाए गए, जिनमें से जनसंघ ने सिर्फ 93 सीटों पर चुनाव लड़ा। लेकिन उस समय कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी कि जनसंघ को 93 में से सिर्फ 3 सीटें ही मिल पाई। इलेक्शन से महज 2 महीने पहले बनी पार्टी ने 3% वोट शेयर गेन कर लिया था, जो कि इंडिया की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत मानी गई थी। इसके बाद इंडिया में असेंबली इलेक्शन हुए, जिनमें से जनसंघ ने 3283 सीटों में से 725 सीटों पर चुनाव लड़ा और 725 में से 35 सीटों पर जीत दर्ज की। इसी दौरान जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने की मांग को लेकर कश्मीर सत्याग्रह चल रहा था। सत्याग्रह का स्लोगन था कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं चलेंगे। दरअसल जब आजादी के बाद जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में शामिल किया गया था तो आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिल चुका था। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का अलग से झंडा होगा, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा और अलग से प्रधानमंत्री होगा। तो इसी स्पेशल स्टेटस को खत्म करने की मांग को लेकर जम्मू एंड कश्मीर में सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। और इसी दौरान जनसंघ ने कानपुर में एक मीटिंग रखी और कश्मीर सत्याग्रह को समर्थन
का ऐलान कर दिया। जनसंघ के लीडर जम्मू एंड कश्मीर जाना चाहते थे, लेकिन कश्मीर में जनसंघ के नेताओं की एंट्री पर सरकार ने बैन लगा रखा था। फिर भी कैसे न कैसे मुखर्जी जम्मू एंड कश्मीर में एंट्री कर लेते हैं और साथ ही साथ पुलिस उन्हें अरेस्ट भी कर लेती है। पुलिस की कस्टडी में मुखर्जी की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि मुखर्जी को हॉस्पिटल में एक ऐसा इंजेक्शन दिया गया जिस इंजेक्शन से मुखर्जी को एलर्जी थी, तो उसी की वजह से मुखर्जी की मौत हो गई और बाद में उनकी मौत को लेकर कोई भी इंक्वायरी भी नहीं की गई। खैर, इसी दौर में अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे युवा नेता उभर कर सामने आने लगे। अब जनसंघ धीरे धीरे ग्रो कर रहा था और 1967 के जनरल इलेक्शन में जनसंघ के गठबंधन ने 35 सीटें जीत ली और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसी दौरान जनसंघ ने एमपी, बिहार और यूपी में नॉन कांग्रेस पार्टियों के साथ मिलकर भी अपनी सरकार बना ली थी। धीरे धीरे जनसंघ सही ट्रैक पर आ रहा था। अब 1968 में अटल बिहारी वाजपेयी जी पार्टी के प्रेसिडेंट बन चुके थे। 1971 का इलेक्शन, जो कि जनसंघ के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने हिस्टोरिकल जीत के साथ अपनी सरकार बनाई थी और इंदिरा गांधी की इसी सरकार के टेन्योर में देश को इमरजेंसी का दौर देखने को मिला था। दरअसल सरकार बनने के कुछ टाइम बाद राजा नारायण ने इलाहाबाद कोर्ट में एक पिटीशन दायर की जिसमें इंदिरा गांधी के ऊपर इलेक्शन में करप्शन के आरोप लगाए गए और बड़ी बात यह थी कि आरोप साबित भी हो गए। अब कोर्ट ने इंदिरा गांधी की मेंबरशिप रद्द कर दी और 6 साल का बैन लगा दिया। पूरे देश में ओपोजिशन ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिए और अपने बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए 23 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। इमरजेंसी के दौरान आरएसएस को एक बार फिर पूरे देश में बैन कर दिया गया। 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई और इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए। मोरारजी देसाई और अडवाणी जी के अलावा लगभग सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया था। देश में कोई भी पार्टी अकेले कांग्रेस को टक्कर नहीं दे सकती थी, तो विपक्ष के सभी नेताओं ने तय किया कि अगर अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे तो कांग्रेस फिर जीत जाएगी। फिर सभी नॉन कांग्रेस पार्टियां, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल और कांग्रेस ओ नाम की एक पार्टी ने, इन सभी दलों ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया जनता पार्टी। 1977 के इलेक्शन में जनता पार्टी ने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जनता पार्टी ने 295 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी और आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई थी और मोरारजी देसाई देश के पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक भी अपनी सीट हार चुके थे। अडवाणी जी और अटल जी अब भारत सरकार में मिनिस्टर बन चुके थे। मोरारजी देसाई की सरकार में सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो था जनसंघ का। 295 में से 93 सीटें जनसंघ के हिस्से की थी। अब हुआ क्या कि जनता पार्टी के कुछ सहयोगी दलों ने जनसंघ की ड्यूल मेंबरशिप को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। उनका कहना था कि जनसंघ के मेंबर या तो जनता पार्टी को छोड़ दें या फिर आरएसएस को छोड़ दें। जनसंघ ने इस मांग को डिनाई कर दिया और जनता पार्टी का एक हिस्सा जनता पार्टी सेक्युलर के नाम से अलग हो गया। नतीजा ये हुआ कि मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और देश में दोबारा इलेक्शन की नौबत आ गई। लेकिन इस इलेक्शन में जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही और देश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बन गई। हार के बाद दोबारा फिर जनसंघ की ड्यूल मेंबरशिप को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए कि या तो आरएसएस को छोड़ो या फिर जनता पार्टी को छोड़ो। तो जनसंघ के सभी नेताओं ने जनता पार्टी को छोड़ने का फैसला किया और आरएसएस के साथ जाने का फैसला किया। जनसंघ के नेताओं ने अब तय किया कि अब उन्हें एक अलग राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए। तो 6 अप्रैल 1980 को नई पार्टी की नींव रखी जाती है जिसका नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले प्रेसिडेंट बने अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी के लिए सबसे पहला राजनीतिक टेस्ट जो था वो था 1984 के इलेक्शन। 1984 में ही इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था और पंजाब को छोड़कर लगभग पूरे देश में इंदिरा गांधी के लिए सिंपैथी की लहर चल रही थी, जिसका सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को 400 और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई। ये हार बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार थी। बीजेपी दोबारा आरएसएस की हिंदुइज्म वाली आइडियोलॉजी अपनाना चाहती थी। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो उसी के कंटेम्पररी एक आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन था राम जन्मभूमि आंदोलन। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया और 1984 में पहली धर्म सभा हुई जिसमें राम मंदिर को लेकर बड़े बड़े फैसले लिए गए। राम जन्मभूमि आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। अडवाणी जी और वाजपेयी ने महसूस किया कि जनता को जोड़ने के लिए केवल गांधीवादी या समाजवाद काफी नहीं है।
बीजेपी के लिए पूरे देश में अपनी आइडियोलॉजी पहचानने और हिंदू वोट बैंक को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का सबसे सही मौका था। अब बीजेपी ने भी राम जन्मभूमि मूवमेंट की शुरुआत कर दी और 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर के आंदोलन का समर्थन कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिस बीजेपी को पहले इलेक्शन में 2 सीटें आई थी, अब उस बीजेपी को 86 सीटें मिल चुकी थी। अब बीजेपी जनता के इंटरेस्ट को अच्छे से समझ चुकी थी और बीजेपी ने राम मंदिर के लिए मूवमेंट और तेज कर दी थी। अडवाणी ने पूरे देश में इस मूवमेंट और पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। ये रथ यात्रा सिर्फ राजनीतिक यात्रा नहीं थी बल्कि धार्मिक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। अडवाणी ने सरकार के ऊपर हिंदुओं के साथ पार्शियलिटी के आरोप लगाए। रथ यात्रा जब बिहार पहुंची तो लालू प्रसाद यादव ने अडवाणी को प्रिवेंटिव डिटेक्शन के तहत अरेस्ट करने के ऑर्डर रिलीज कर दिए। प्रिवेंटिव डिटेक्शन का मतलब है किसी इंसान को क्राइम करने से पहले ही शक के आधार पर उसे अरेस्ट कर लेना। इस गिरफ्तारी ने आंदोलन को और तेज कर दिया और इस गिरफ्तारी के बाद लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचने शुरू हो गए। अयोध्या में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए यूपी की मुलायम सरकार ने भी कार सेवकों को डिटेन करने के ऑर्डर रिलीज कर दिए और बहुत से कार सेवकों की पुलिस के साथ झड़प में मौत हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अयोध्या आंदोलन ने बीजेपी में एक नई एनर्जी पैदा कर दी। अब पार्टी केवल चुनावी संगठन नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं की आवाज बन चुकी थी। 6 दिसंबर 1992 का दिन था जब आरएसएस और बीएचपी ने अयोध्या में एक रैली ऑर्गेनाइज की जिसमें लगभग 1 लाख से भी ज्यादा कार सेवकों की भीड़ थी। लोगों के दिलों में राम मंदिर के लिए इतना जोश था कि देखते ही देखते माहौल उग्र हो गया और भीड़ ने बाबरी मस्जिद को कुछ घंटों में गिरा दिया। ये इंसिडेंट भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ था। पूरे देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे शुरू हो गए, हजारों लोगों की मौत हो गई, बीएचपी को बैन कर दिया गया और अडवाणी जी समेत कई नेताओं को भीड़ को उकसाने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। खैर, राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से 1996 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार केंद्र की सत्ता तक पहुंच पाई और अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने। हालांकि ये सरकार सिर्फ 13 दिन ही चल पाई। कुछ दलों का सरकार से समर्थन वापस लेने की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की पहली बार बनी सरकार गिर गई। अब 1998 के इलेक्शन में बीजेपी ने दोबारा सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये सरकार भी सिर्फ 13 महीने ही चल सकी। अब 1999 का चुनाव बीजेपी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए अलायंस बनाकर लड़ा और इसका नारा था सबका साथ सबका विकास। इस बार एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। तब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना टेन्योर पूरा किया था। उसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इंडिया शाइनिंग अभियान के तहत उतारा गया, लेकिन 2004 के इलेक्शन के रिजल्ट ने सभी को हैरान कर दिया क्योंकि 2004 के इलेक्शन में कांग्रेस के यूपीए को बहुमत मिल चुका था और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार अब सत्ता से बाहर हो चुकी थी। और 2004 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी धीरे धीरे राजनीति से दूर होने लगे। 13 दिन, कभी 13 महीने और फिर 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शिखर तक ले गया। पोखरण से लेकर कारगिल तक, सड़कों से लेकर संसद तक वाजपेयी का युग बीजेपी की पहचान बन गया। और जब 2004 में सत्ता हाथ से फिसली तब भी पार्टी के कार्यकर्ता जानते थे कि यह केवल हार नहीं बल्कि आने वाले बड़े संघर्ष की शुरुआत है। सरदार मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और 2014 तक कांग्रेस सत्ता में रही। 2014 तक ही सरदार मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन 2009 के इलेक्शन के बाद बढ़ती हुई महंगाई और करप्शन के कारण लोग अब राजनीतिक बदलाव चाहते थे, लेकिन करप्शन के कारण भी मनमोहन सिंह की छवि ईमानदार और स्थिर प्रधानमंत्री की बनी रही। इसी बीच गुजरात में एक नेता तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने लगा और वो था नरेंद्र मोदी। 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया और 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए जिसके कारण नरेंद्र मोदी विवादों में आए और मोदी धीरे धीरे बीजेपी की नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने लगे। 2009 के बाद पार्टी ने महसूस किया कि अब नई पीढ़ी को नेतृत्व करने की जरूरत है। लाल कृष्ण अडवाणी धीरे धीरे राजनीति से दूर होते गए या किया गया, खैर इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। धीरे धीरे पूरे देश में नरेंद्र मोदी की पब्लिसिटी बढ़ने लगी और 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। 2004 से लेकर 2014 तक बीजेपी ने विपक्ष में संघर्ष किया। 2004 से लेकर 2014 तक बीजेपी ने विपक्ष
में संघर्ष किया, लेकिन 2014 का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बीजेपी के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। बीजेपी ने अकेले ही 282 सीटें जीत ली थी और एनडीए के संगठन को 336 का बहुमत मिल चुका था। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई गैर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गई। 1925 में जब आरएसएस संघ की स्थापना हुई होगी तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये छोटा सा जनसंघ कई सालों बाद इंडिया की राजनीति को बदल देगा। और ये थी आरएसएस से बीजेपी तक की कहानी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।